डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है परागण। परागण क्या होता है? किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण हम फिगर से समझाते हैं। परागण क्या है? किसी पुष्प के परागकोश से, ये देखिए परागकोश है जो गोल पार्ट होता है, ये पुष्प का मेल पार्ट है और ये पुष्प का फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट में होता है परागकोश और परागकोश से निकलता है परागकण। यह परागकोश, यहाँ परागकोश है, यहाँ परागकोश और यहाँ परागकोश है। ये मेल पार्ट है और यह फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट का ये भाग होता है वर्तिकाग्र और ये मेल का पार्ट होता है परागकोश। परागकोश से निकलता है परागकण। परागकोश से परागकण निकलता है। ये परागकण जब निकल कर ये वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अब उसी पुष्प पे पहुंचे या उसी जाति के कोई अन्य पुष्प है, इधर उधर बगल में कोई अन्य पुष्प खिला है, उस तक पहुंचे तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। सिंपल है। परागण क्या है कि किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर, अब परागकोश में परागकण होते ही हैं, तो परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण होता है, पहला है स्वपरागण, दूसरा है परपरागण। स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण है क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ लिख देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण क्या है? जब पुष्प के परागकोश से निकला परागकण उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्प तक पहुंचे, चाहे उसी पुष्प तक पहुंचे और चाहे उसी पुष्प के उसी जाति के उसी पुष्प तक पहुंचे या उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्प तक पहुंचे। मान लीजिए एक पौधा होता है, उसमें यहाँ भी पुष्प खिला होगा और यहाँ भी पुष्प खिला होगा। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? जब इस पुष्प से जो परागकण निकलेगा, इस पुष्प से जो परागकण निकला तो चाहे इसी पुष्प तक पहुंचेगा, इसी पुष्प में आएगा, या इसी पौधे के अन्य पुष्प यहाँ पहुंच जाएगा, या कोई पुष्प यहाँ खिला है तो यहाँ पहुंच गया, तो उसे कहते हैं स्वपरागण। या इसी से कायिक जनन द्वारा अन्य पौधा तैयार किया गया हो, काट कर इसी का कोई पार्ट, कोई तना मान लीजिए काट कर कोई यहाँ लगाया गया हो पुष्प, वहां तक ये पहुंच जाए तो वो क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण में उसी जाति का होना, उसी पुष्प का होना आवश्यक होता है। इसकी जीनी संरचना समान होती है। स्वपरागण की जीनी संरचना समान होती है, इसीलिए ये अपने ही पुष्प पर जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, या इसी का पार्ट काट कर यहाँ लगाया गया होगा तो यहाँ तक पहुंचने की क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। अब होता है स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? स्वपरागण से कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? तो स्वपरागण से पहला जो लाभ होगा कि अधिक
परागकण की आवश्यकता नहीं होगी। स्वपरागण के लिए अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि परागकण यहाँ बनता है और यहाँ से यहीं पहुँचना होता है, तो ये स्वयं ही पहुँच जाता है, जिससे परागकण हानि नहीं होती है। अगर ये किसी कीट द्वारा जाए, पक्षी द्वारा जाए, हवा द्वारा जाए तो अधिक परागकणों की हानि हो जाती है। ये स्वयं ही पहुँच जाता है तो परागकणों की हानि नहीं होती है। और इस जब परागकणों की हानि नहीं होती है तो इस पुष्प को कम परागकण बनाना पड़ता है, जिससे इस पुष्प की कम ऊर्जा खर्च होती है। अगला है, पुष्प को सुगंध मकरंद युक्त नहीं होना पड़ता है। स्वपरागण वाले जितने पौधे होंगे वो छोटे होंगे और सुगंधित नहीं होंगे, और जो पर परागण वाले पौधे वाले पुष्प होते हैं वो पुष्प बड़े होते हैं और सुगंध युक्त होते हैं, क्योंकि पर परागण के लिए पुष्पों को बड़ा होना जरूरी होता है कीटों को आकर्षित करने के लिए, जबकि स्वपरागण में ऐसा नहीं होता है। स्वपरागण में स्वयं परागकण को पहुंचना होता है, तो इसलिए कीटों को आकर्षित करना आवश्यक नहीं होता है। स्वपरागण में अधिक परागकण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के लिए पुष्पों को सुगंध एवं मकरंद युक्त नहीं होना पड़ता है, जिससे अधिक ऊर्जा व्यय नहीं होती है। दूसरा है, पुष्पों को सुगंध एवं मकरंद युक्त होना नहीं होता है, जिससे ऊर्जा व्यय नहीं होती है। और जबकि पर परागण में क्या होता है, पुष्पों को सुगंध एवं मकरंद युक्त होना होता है। स्वपरागण वाले पुष्प छोटे होते हैं और सुगंधित नहीं होते हैं। और स्वपरागण की और लाभ है कि इनसे जो होती हैं पुष्पों की जातियां बनी रहती हैं, इनकी जातियां शुद्ध बनी रहती हैं। पुष्पों की जातियां या पौधों की जातियां, पुष्पों की नहीं पौधों की जातियां शुद्ध बनी रहती हैं। जो स्वपरागण होता है जिस पौधों में, पौधों की जातियां शुद्ध बनी रहती हैं। क्यों शुद्ध बनी रहती हैं? क्योंकि पर परागण जो होता है एक पुष्प से एक ही पुष्प में होता है, लेकिन स्वपरागण जो होता है एक पौधे के चाहे उसी पुष्प में होता है चाहे अन्य पुष्प में होता है, जबकि पर परागण जो होता है वो किस पौधे का परागकण किस पौधे पर जाएगा कोई निश्चित नहीं होता है, इसीलिए उस पर परागण वाले पौधों की जातियां नहीं शुद्ध रहती हैं और इस पौधे की जातियां शुद्ध रहती हैं। अब स्वपरागण से हानियां क्या होती हैं? ये तो लाभ हो गए। अब है स्वपरागण की हानियां। कुछ हानियां भी होती हैं स्वपरागण से। स्वपरागण की हानियां, अब देखिए लाभ क्या था कि अधिक परागण की आवश्यकता नहीं होती है। हानियां क्या है कि इनके जो परागकण होते हैं ये इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इनके परागकण की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। ये बीज बहुत हल्के फुल्के या दुबले पतले कमजोर होते हैं, और जो सबसे दुबले पतले और कमजोर होते हैं ये बीज, ये जो परागकण होते हैं इनसे बने जो बीज होते हैं, परागकण के बाद बीज बनता है, तो जो स्वपरागण के पश्चात फलस्वरूप बीज बनता है वो बीज कमजोर होगा। जब कमजोर होगा तो वो देर से जमेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनसे नई जातियों का विकास नहीं होता है। इनसे
नई जातियों का विकास नहीं होता है। स्वपरागण से नई जातियों का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है नई जातियों का विकास? क्योंकि अगर ये गुलाब का पुष्प है, मान लीजिए गुलाब का पुष्प हमेशा गुलाब के पुष्प पर ही परागण, उसका परागण गुलाब के पुष्प का परागकण गुलाब के पुष्प पर ही गिरेगा। ये गुलाब का पुष्प है मान लीजिए। अब ये गुलाब के पुष्प का जो परागकण है ये हमेशा किस पर जाएगा? गुलाब के पुष्प पर ही जाएगा, और उसी पुष्प पर जाएगा या उसी का जो कलम किया हुआ भाग होगा, कायिक जनन द्वारा तैयार किया हुआ पौधा होगा, उसी पर जाएगा। तो हमेशा ये सेम सेम ही रह जाएगा। जबकि पर परागण में क्या होता है, ये गुलाब है तो ये पता नहीं किस पर जाएगा, कनेर पर जाएगा या गुड़हल पर जाएगा। तो इसकी कुछ लक्षण मिलते हैं और गुड़हल के कुछ लक्षण मिलते हैं, तो धीरे धीरे इससे नई जाति का विकास हो जाता है, जिससे नई जातियां विकसित हो जाती हैं। जबकि स्वपरागण से ये हानि होती है, नई जातियों का विकास नहीं होता है। हम पर परागण समझाते हैं। अब है अगला हमारा टॉपिक पर परागण। क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागण। पर परागण में जो पुष्प होता है, इस पुष्प का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है कि इस पुष्प का परागकण कहाँ जाएगा। ये वर्तिकाग्र हो गया, ये परागकोश हो गया। अब इस परागकोश से जो परागकण निकलेगा ये किसी जंतु द्वारा कीट द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा, किसी के द्वारा। अब कीट ले जाएगा तो वो भी देख के नहीं ले जाएगा कि उसी जाति पर हम ले जाएं, किसी पर। ये कीट परागण कैसे होता है कि जब कोई कीट हमेशा पर परागित पुष्प जो होते हैं ये सुगंधित होते हैं और बड़े होते हैं। पहले हम पर परागण बताते हैं। पर परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प का परागकण किसी अन्य पुष्प के पराग वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं, माध्यम में चारों हैं, किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं, तो उस प्रक्रिया को पर परागण कहते हैं। हम ये माध्यम चारों हैं। कैसे? किसी पुष्प का परागकण, ये जो परागकण होगा, किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं। माध्यम ये है तो इनको हम माध्यम मान लेते हैं। किसी माध्यम द्वारा पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं पर परागण। अब पर परागण से लाभ क्या होता है? पर परागण से पहले तो उनसे नई जातियों का विकास होता है। नई जातियों का विकास होता है। पर परागण से नई जातियों का विकास होता है। इनसे बने जो बीज होते हैं वो संख्या में अधिक होते हैं, और मजबूत होते हैं, यानी कि दुबले पतले नहीं होते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और ये जो बीज होते हैं ये हाइब्रिड होते हैं। ये जो बीज होते हैं पर परागण से जो बीज बनते हैं वो बीज हाइब्रिड होते हैं। ये बीज हाइब्रिड होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, ये इनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इनकी प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। स्वपरागण वाले बीजों की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। स्वपरागण वाले बीज संख्या में कम होते हैं, दुबले पतले होते हैं। स्वपरागण वाले बीजों से नई जातियों का विकास नहीं होता है। पर परागण वाले पुष्प से नई जातियों का विकास होता है। पर परागण वाले पुष्प
के बीज जो होते हैं संख्या में अधिक बनते हैं। उनके बीज का हाइब्रिड होते हैं, उनमें प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है, यानी कि उनमें कुछ भी सहने की क्षमता अधिक होती है। इनके फलस्वरूप नई जातियों का विकास होता है। हानि क्या है इनकी? लाभ तो हो गए लेकिन कुछ हानियां भी होती हैं, कुछ लाभ के साथ साथ। हानियां क्या हैं? देखिए, उसमें जो थी जाति की शुद्धता बनी रहती है। स्वपरागण वालों में जाति की शुद्धता बनी रहती है, पर परागण वालों में शुद्ध जाति नहीं रह जाती है। जैसे आप हाइब्रिड गुलाब बैठाए हैं तो अगर पर परागण होगा तो उससे जाति उसकी बदल जाएगी, अगर स्वपरागण होगा तब तो ठीक है। तो जाति की शुद्धता नहीं रह जाती है। इन्हें परागण के लिए, दूसरा है, इन्हें परागण के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। परागण के लिए अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। साधन मतलब जैसे कीट है, वायु है, जल है, जंतु है, अन्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या पता कुछ साधन मिले तो परागण हो, अगर नहीं मिले तो परागण नहीं होगा। कीट, जल, पक्षी, जंतु आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके पैतृक लक्षण बदल जाते हैं, यानी कि जो इनके पहले वाला लक्षण होगा, माता पिता का लक्षण होगा, वो बदल जाएगा। इनमें अधिक परागकण उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे अधिक ऊर्जा व्यय होती है। अधिक परागकण उत्पन्न करना होता है, जिससे अधिक ऊर्जा व्यय होती है। क्यों? क्योंकि पर परागण है, क्या पता परागण होगा नहीं होगा, आधा परागकण कहाँ गिरेगा, इसलिए अधिक परागकण उत्पन्न करना पड़ता है, जिससे, और परागकण उत्पन्न करने के लिए पौधों को अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, तो अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ये हो गई हानियां। अब पर परागण के प्रकार बताते हैं। पर परागण कई प्रकार के होते हैं, जैसे जंतु परागण, कीट परागण, जल परागण और वायु परागण। 4 प्रकार के होते हैं। जब पौधों में परागण, पुष्पों में परागण जंतु द्वारा होता है तो उसे जंतु परागण, जब कीट द्वारा होता है तो उसे कीट परागण, जब जल द्वारा होता है तो उसे जल परागण, जब वायु द्वारा होता है तो उसे वायु परागण कहते हैं। जो कीट होते हैं, कीट परागण, जो कीट होते हैं पौधे के परागकण, मकरंद आदि को खाने आते हैं। जब खाने आते हैं तो उनके पैर में या उनके पंख में परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो अन्य पुष्प पर फिर से खाने जाते हैं तो वहां तक पहुंच जाते हैं, तो उस प्रकार कीट परागण, तो उस प्रकार से कीट परागण हो जाता है। जल परागण, जो जलीय पौधे होते हैं, वो उन जलीय पौधे होते हैं, ये जब ऐसे फूल खिलता है, इनके परागकोश खुलते हैं तो परागकण ऐसे जल में गिर जाते हैं। अब परागकण ऐसे तैरते तैरते जल में तैरते तैरते कोई यहाँ अन्य पुष्प होगा, उसका वर्तिकाग्र यहाँ होगा, जल के ऊपर होगा, तो ये परागकण वहां पहुंच जाएंगे और परागण इनका हो जाएगा। ये जल परागण हो गया। जल परागण जैसे जलकुंभी, कमल, लिली आदि पौधों में जल परागण होता है। वायु परागण कैसे होता है? वायु परागण होता है धान, गेहूं आदि पौधों में। हवा के माध्यम से लहराते हैं पौधे और परागकण एक दूसरे पर गिर जाता है, तो उसे वायु परागण होता है। जंतु परागण, जिसे घोंघा, चमगादड़ आदि जंतु परागण करते हैं। अब है परागण के बाद हम पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन की क्रिया क्या होती है? निषेचन, देखिए परागण हम पढ़े थे कि किसी पुष्प के परागकोश से निकलने वाला परागकण चाहे उसी पुष्प के या उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो उसे परागण कहते हैं। अब वो वर्तिकाग्र तक पहुंचा जब परागकण, तो परागण हो गया। अब परागण हो गया तो परागित जो परागकण होता है ये आएगा इसी नलिका द्वारा
यहाँ पहुंच जाएगा। इस पार्ट को कहते हैं अंडाशय। ये जो फूला हुआ पुष्प का पार्ट है ये अंडाशय। अब परागण के बाद ये अंडाशय में होती है निषेचन की क्रिया। इसी में निषेचन होती है अंडाशय में, और अंडाशय में बीज बनते हैं। अगले वीडियो में हम आगे निषेचन और फल का निर्माण, बीज का निर्माण हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।